पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहां हर मोड़ पर इतिहास की परछाइयां सांस लेती हैं, वहीं जामा मस्जिद के आसपास का इलाका हमेशा की तरह जिंदा था। सड़क किनारे कतार में खड़े छोटे बड़े होटल, जिनमें दूर दराज से आए लोग कुछ पल ठहरकर शहर की रौनक को महसूस करते थे, उस दिन भी सामान्य ही लग रहे थे। लेकिन 19 नवंबर 2016 की वह सुबह धीरे धीरे एक ऐसी घटना का रूप लेने वाली थी, जो इन दीवारों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली थी। होटल अलदानिश के रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर सोहेल अहमद अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। उनकी निगाहें रजिस्टर और सामने आते जाते लोगों के बीच बारी बारी से घूम रही थी। घड़ी की सुइयां 11:30 के पास पहुंच चुकी थी। तभी होटल के दरवाजे से एक युवक और एक युवती अंदर आए। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी छोटे से सफर की खुशी अपने साथ लेकर आए हों। लड़के ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हमें एक दिन के लिए कमरा चाहिए, हम जामा मस्जिद देखने आए हैं। उसने लड़की की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बताया। लड़की चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सहजता थी। सोहेल ने औपचारिकता निभाते हुए नाम पता पूछा और रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। लड़के ने बिना हिचकिचाए जानकारी भर दी। नाम था आजम, पता राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा। आईडी दिखाइए, सोहेल ने कहा। आजम ने जेब से आधार कार्ड निकालकर काउंटर पर रख दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे ये सब पहले भी कई बार किया गया हो। कुछ ही मिनटों में औपचारिकताएं पूरी हो गई। सोहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को बुलाया और कहा, इन्हें 203 दिखा दो। मिनहाज ने सिर हिलाया और दोनों को लेकर ऊपर चला गया। कमरा नंबर 203, एक साधारण कमरा जिसमें एक डबल बेड, एक छोटी सी अलमारी और साथ में एक बाथरूम था। कुछ मिनट बाद आजम अकेला ही नीचे आया। कमरा ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज में संतोष था। उसने 1200 रुपए जमा किए और वापस ऊपर चला गया। सोहेल ने पैसे और आधार कार्ड अपनी दराज में रख दिए और फिर से अपने काम में लग गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। होटल की दिनचर्या चलती रही। लेकिन करीब 2 घंटे बाद आजम फिर से नीचे आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा आधार कार्ड दे दीजिए, उसकी फोटो कॉपी करानी है, उसने कहा। सोहेल ने बिना शक किए कार्ड उसे दे दिया। आजम ने कार्ड लिया और जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। उसकी चाल में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी, जैसे वो किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। उसके जाने के कुछ ही मिनट बाद मोहम्मद मिनहाज किसी काम से कमरे नंबर 203 की ओर गया। उसने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाथरूम की ओर गई, उसके कदम वहीं जम गए। बाथरूम के फर्श पर एक लड़की का शरीर पड़ा था। उसका सिर टॉयलेट पॉट के पास था और पैर दरवाजे की ओर फैले हुए थे। शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे जिंदगी ने अचानक उसका साथ छोड़ दिया हो। मिनहाज की सांसें तेज हो गई। उसका गला सूख गया। कुछ सेकंड के लिए वह समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या देखा है। फिर अचानक जैसे होश लौटा, वो भागता हुआ नीचे आया। साहब, साहब, उसकी आवाज कांप रही थी। सोहेल ने सिर उठाकर देखा। क्या हुआ? कमरा 203 में लड़की, उसकी लाश पड़ी है। शायद उस आदमी ने उसे मार दिया। ये शब्द सुनते ही सोहेल के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ क्षणों के लिए रिसेप्शन पर सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत होटल मालिक के बेटे दानिश को फोन मिलाया। आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। पूरी बात सुनकर दानिश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधे जामा मस्जिद पुलिस चौकी पहुंच गया। वहां चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम मौजूद थे। दानिश ने हड़बड़ी में पूरी घटना बताई। इनाम ने बिना देर किए अपनी टीम को साथ लिया और होटल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस होटल अल दानिश के बाहर थी। ऊपर कमरे नंबर 203 में पहुंचकर जब उन्होंने बाथरूम में पड़ी लाश को देखा, तो मामला साफ हो गया। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। लड़की की गर्दन पर निशान थे। यह साफ संकेत था कि उसकी हत्या की गई है, और तरीका था गला दबाना।
चौकी इंचार्ज इनाम ने तुरंत थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को सूचना दी। थोड़ी ही देर में थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल अपनी टीम के साथ होटल पहुंच गए। उनके साथ अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी थे। कमरे नंबर 203 के बाहर अब हलचल थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी भयानक सच के बाद जन्म लेती है। अनिल बेरीवाल ने जैसे ही बाथरूम के अंदर कदम रखा, उनकी नजर सीधे उस निर्जीव शरीर पर पड़ी। लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। चेहरा अब भी वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले वो जिंदा रही होगी, लेकिन आंखों के आसपास जमी सख्ती और गर्दन पर उभरे गहरे निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मौत कितनी क्रूर रही होगी। गला दबाया गया है, उन्होंने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। धन सिंह सांगवान ने झुककर शरीर का निरीक्षण किया। बाथरूम की टाइल्स पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे संघर्ष हुआ हो, लेकिन बहुत लंबा नहीं। सब कुछ बहुत तेजी से खत्म हुआ था। कमरे के भीतर कोई खास अव्यवस्था नहीं थी। बिस्तर की चादर थोड़ी बिखरी हुई जरूर थी, लेकिन यह सामान्य भी लग सकता था। इस कमरे में कुछ घंटे पहले तक जो कुछ हुआ था, उसकी परछाइयां अब भी हवा में तैर रही थी। इस बीच क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। हर कोना, हर चीज सावधानी से जांची जा रही थी। उंगलियों के निशान, फर्श पर पड़े हल्के दाग, बाथरूम के दरवाजे का हैंडल, सब कुछ। नीचे रिसेप्शन पर खड़े सोहेल अहमद के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उनकी आंखें बार बार ऊपर की ओर उठ जाती थी, जैसे वो उस दृश्य को अपने दिमाग से हटाना चाहते हों, लेकिन वह बार बार लौट आता था। थोड़ी देर बाद अनिल बेरीवाल नीचे आए। जिसने कमरा लिया था उसके बारे में बताओ, उन्होंने सीधे पूछा। सोहेल ने कांपती आवाज में पूरी बात बतानी शुरू की। कैसे एक लड़का और एक लड़की आए, कैसे लड़के ने लड़की को अपनी पत्नी बताया, कैसे उसने आधार कार्ड दिया, और फिर कैसे वो अचानक आधार कार्ड लेने के बहाने बाहर चला गया। नाम आजम, पता राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत। धन सिंह सांगवान ने तुरंत रजिस्टर अपने हाथ में लिया। उन्होंने उस एंट्री को ध्यान से देखा। नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। मोबाइल नंबर भी है, उन्होंने धीमे से कहा, जैसे कोई पहली ठोस कड़ी हाथ लगी हो। उसी समय एक सिपाही ऊपर से आकर बोला, सर, कमरे में लड़की का कोई आईडी नहीं मिला, बैग भी नहीं है। यह बात और भी ज्यादा संदिग्ध थी। इसका मतलब साफ था, जो भी वहां से गया वो लड़की की पहचान से जुड़ी चीजें अपने साथ ले गया। अनिल बेरीवाल ने तुरंत आदेश दिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और केस दर्ज करो मर्डर का। कुछ ही देर में शव को सावधानी से स्ट्रेचर पर रखा गया और जयप्रकाश नारायण अस्पताल भेज दिया गया। होटल के बाहर अब भीड़ जमा होने लगी थी। लोगों के चेहरों पर जिज्ञासा और डर मिला जुला था। पुलिस ने इलाके को घेर लिया था, लेकिन खबर हवा से भी तेज फैल रही थी। जामा मस्जिद के पास एक होटल में लड़की की हत्या, उधर थाने में अपराध संख्या 135/2016 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। जांच की जिम्मेदारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, लेकिन इस केस की शुरुआत अभी हुई थी। थाने में बैठे धन सिंह सांगवान बार बार रजिस्टर की उस एंट्री को देख रहे थे। आजम, पानीपत, मोबाइल नंबर, अगर ये असली है तो ये ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उन्होंने सोचा। उन्होंने तुरंत एक टीम तैयार की। एसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज और कुछ अन्य पुलिसकर्मी। योजना साफ थी, सुबह होते ही पानीपत के लिए निकलना है। अगली सुबह करीब 8 बजे पुलिस टीम पानीपत पहुंची। रजिस्टर में लिखे पते पर जब वे पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि आजम पहले यहां किराए पर रहता था, लेकिन अब वह अपने माता पिता के साथ राजीव कॉलोनी में गंदा नाला के पास रहता है। धन सिंह ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। टीम तुरंत बताए गए नए पते की ओर बढ़ गई। संकरी गलियों से गुजरते हुए वे उस मकान तक पहुंचे, नंबर 1109/10। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से हल्की हलचल हुई और फिर दरवाजा खुला। कमरे के अंदर एक कोने में बिछे बिस्तर पर आजम सो रहा था। उठाओ इसे, धन सिंह ने कहा। जैसे ही आजम की आंख खुली और उसने सामने दिल्ली पुलिस को खड़ा देखा,
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे उसे समझ आ गया हो कि वो बच नहीं सकता। पहचान के लिए साथ लाए गए मोहम्मद मिन्हाज ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत कहा, साहब, यही है, यही आदमी उस औरत के साथ आया था। अब कोई शक नहीं बचा था। धन सिंह सांगवान ने गहरी सांस ली। यह केस अब अंधेरे से निकलकर सीधे उस आदमी तक पहुंच चुका था जिसने इसे अंजाम दिया था। आजम की नजरें झुकी हुई थी। कुछ ही पल की खामोशी के बाद उसने सिर उठाकर देखा और फिर बिना ज्यादा दबाव के ही उसके होंठ हिलने लगे। मैंने उसे मार दिया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। आजम के मुंह से निकले ये शब्द कमरे की हवा को जैसे भारी कर गए। किसी ने उसे धमकाया नहीं था, नहीं उस पर कोई दबाव डाला गया था, लेकिन शायद उसके भीतर जमा डर और अपराध बोध अब बाहर आने को बेचैन था। धन सिंह सांगवान ने उसे कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा। अपराध कबूल करना एक बात होती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को समझना कहीं ज्यादा जरूरी। कौन थी वो? उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा। आजम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। शबनम, उसने धीरे से कहा। बीवी थी तुम्हारी? नहीं। एक पल के लिए उसने नजरें झुका ली, फिर बोला, वो पहले मेरे पड़ोस में रहती थी, किसी और की बीवी थी। यहीं से उस कहानी का दरवाजा खुला जो इस हत्या की जड़ में दबी हुई थी। धन सिंह ने बिना समय गवाए उसे हिरासत में लिया और दिल्ली लेकर चल पड़े। रास्ते भर आजम चुप रहा। खिड़की के बाहर भागते पेड़ों और सड़कों को वो खाली नजरों से देखता रहा, जैसे उसका दिमाग अब भी उस एक पल में अटका हुआ हो जहां सब कुछ खत्म हो गया था। थाने पहुंचते ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। हर सवाल के साथ आजम के भीतर की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। उसका असली नाम क्या था? सोनिया, और शबनम निकाह के बाद रखा गया नाम। धन सिंह ने तुरंत उस नाम को नोट किया। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं रही थी, यह एक ऐसी कहानी बनती जा रही थी जिसमें रिश्तों की उलझन, धोखा, चाहत और जुनून सब कुछ शामिल था। उसी समय धन सिंह ने आजम से उस महिला के पति का नंबर लिया। नाम था अलादिया। फोन मिलाया गया। हेलो, उधर से आवाज आई, आपकी पत्नी शबनम, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत थाना जामा मस्जिद पहुंचिए। धन सिंह ने बिना शक पैदा किए बात कही। फोन कट गया। आजम को लेकर पुलिस टीम दिल्ली पहुंची। थाने में कुछ देर बाद ही एक घबराया हुआ आदमी अंदर आया। वो अलादिया था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मेरी बीवी कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। धन सिंह ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। जयप्रकाश नारायण अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एक अजीब सी ठंडक थी, सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि माहौल की भी। अलादिया को अंदर ले जाया गया। जैसे ही सफेद चादर हटाई गई, उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल उसकी टांगें काम गई। शबम, उसके मुंह से बस यही निकला। उसकी आंखों में अविश्वास था, जैसे वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। ये कैसे हो गया? उसकी आवाज टूट गई। धन सिंह चुपचाप उसे देख रहे थे। एक तरफ खड़ा आजम सिर झुकाए खड़ा था। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत का कारण साफ था, दम घुटना। कोई संदेह नहीं बचा था। यह एक सोची समझी हत्या नहीं बल्कि एक उग्र पल में लिया गया घातक फैसला था। आजम को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब असली मकसद था पूरी कहानी को जोड़ना, हर उस कड़ी को ढूंढना जो इस हत्या तक ले आई। रिमांड के दौरान आजम ने पुलिस को उन जगहों पर ले जाकर सबूत बरामद कराए जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की थी। सबसे पहले वह उन्हें एक श्मशान घाट के पास ले गया। यही हैका था। उसने छत की ओर इशारा किया। पुलिस ऊपर चढ़ी। वहां एक कोने में पड़ा था एक पर्स, खाली। ये उसी का है, आजम ने कहा। इसके बाद उसने शबनम का मोबाइल फोन भी बरामद कराया, लेकिन उसमें सिम नहीं था। सिम निकालकर फेंक दिया था। उसने खुद ही बताया, उसका अपना मोबाइल भी बरामद हुआ। हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। इस हत्या का हर पहलू अब साफ होता जा रहा था, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था।
ये सब शुरू कैसे हुआ? धन सिंह ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए आजम की ओर देखा। शुरू से बता, पूरी कहानी। कुछ पल की खामोशी के बाद आजम ने गहरी सांस ली और फिर वह बोलना शुरू हुआ। उसका नाम सोनिया था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक अतीत की गूंज थी। एक ऐसा अतीत जहां से इस अपराध की जड़ें निकलती थी। वो शामली के कुडाना गांव की रहने वाली थी। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की नजर अब उसी पर थी। आजम की आवाज धीमी थी, लेकिन अब उसमें एक लय आ गई थी, जैसे वो खुद भी उस अतीत में लौट चुका हो जहां से ये सब शुरू हुआ था। राम नरेश की बेटी 2 भाइयों के बीच इकलौती। बहुत लाड़ प्यार मिला उसे। उसने एक पल के लिए रुककर सांस ली, शायद जरूरत से ज्यादा। धन सिंह चुपचाप सुन रहे थे। उनकी नजरें आजम के चेहरे पर टिकी थी। वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे थे, बल्कि उन भावनाओं को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो इस कहानी के पीछे छिपी थी। घर वालों को डर था कि कहीं वो हाथ से न निकल जाए, इसलिए जल्दी शादी कर दी उसकी 2009 में। किससे? करण, लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला। शादी, एक नया घर, एक नई शुरुआत। लेकिन हर कहानी की शुरुआत सुखद हो, यह जरूरी नहीं होता। शुरू में सब ठीक था। आजम ने कहा, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो उसे घुटन होने लगी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सोनिया के मन को बहुत करीब से जानता हो। करण की आमदनी कम थी और सोनिया की ख्वाहिशें बड़ी। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। वो जो चाहती थी करण दे नहीं पाता था, और धीरे धीरे उसका मन उससे हटने लगा। एक रिश्ता जो समझ और संतुलन पर टिकना चाहिए था, अब शिकायतों और असंतोष में बदल रहा था। वो बहाने बनाकर मायके आने लगी, बार बार। और इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया किरदार आया। बस में उसकी मुलाकात हुई अलादिया से। धन सिंह ने हल्का सा सिर उठाया। बस कंडक्टर था वो गाजियाबाद का। आजम की आंखों में एक अजीब चमक आई, जैसे वो उस मोड़ को देख रहा हो जहां से सब बदल गया था। वो उस पर फिदा हो गया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। सोनिया के लिए ये नया अनुभव था। कोई उसकी हर बात मानने वाला, उसकी हर इच्छा पूरी करने वाला। और फिर एक दिन वो उसके साथ भाग गई। कमरे में बैठे पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कहानी अब सिर्फ एक हत्या की नहीं रह गई थी। ये एक ऐसे सफर की कहानी थी जहां हर मोड़ पर एक गलत फैसला था। सोनीपत ले गया उसे, कैप्टन नगर में कमरा लिया और निकाह कर लिया। तब से उसका नाम शबनम हो गया। नाम बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन क्या किस्मत भी बदली। घर वालों ने दोनों तरफ से रिश्ता खत्म कर दिया। अब शबनम के पास सिर्फ एक ही सहारा था, अलादिया। वो उसे बहुत चाहता था, उसकी हर बात मानता था। लेकिन हर रिश्ते की एक कमजोरी होती है, और यह कमजोरी थी अकेलापन। वो सुबह काम पर जाता और देर रात लौटता। दिन भर शबनम अकेली रहती। आजम ने धीरे से सिर झुका लिया, और मैं उसके पड़ोस में रहता था। कमरे में एक हलचल सी हुई। ये वह बिंदु था जहां से आजम खुद इस कहानी का हिस्सा बनता है। मैं भी अकेला था। अम्मी अब्बू अलग रहते थे। उसने हल्की मुस्कान दी, एक कड़वी मुस्कान। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आवाज में अब एक सच्चाई थी, न कोई बहाना, न कोई सफाई। मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढता, कभी कुछ खाने को दे देता, कभी कोई गिफ्ट। धीरे धीरे दूरी कम होने लगी, और फिर एक दिन हम दोनों के बीच रिश्ता बन गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह वो मोड़ था जहां से सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगा था। अलादिया को कुछ पता नहीं था। वो दिन भर बाहर रहता था, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिपती नहीं। एक दिन उसे शक हुआ। आजम की आवाज धीमी हो गई। उसने शबनम से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर धन सिंह ने पूछा। फिर उसने हमें पकड़ने का प्लान बनाया। कमरे का माहौल और भारी हो गया। एक दिन वो काम पर जाने का बहाना करके निकला, लेकिन गया नहीं। आजम की आंखें
अब जमीन पर टिक गई थी, जैसे वो उस दिन को दोबारा देख रहा हो। दोपहर में अचानक घर आया। उसने गहरी सांस ली। दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ सेकंड की खामोशी। जब दरवाजा खुला तो शबनम के कपड़े बिखरे हुए थे। धन सिंह की नजरें और सख्त हो गई। और मैं अंदर था। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को जैसे वो दृश्य साफ दिखाई देने लगा। मैं बाहर निकला सिर झुकाकर। उसने मुझे रोका, बहुत सुनाया और घर आने से मना कर दिया। आजम की आवाज में अब एक हल्की सी शर्म थी। मैं चला गया। खैर, उसने शबनम को भी बहुत डांटा। उसने माफी मांगी, कसम खाई। कुछ पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर शुरू हो गया। धन सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे ये अंदाजा उन्हें पहले से था। इस बार हम घर के बाहर मिलने लगे, फोन पर बात, और फिर कहीं होटल। हर मुलाकात एक नया खतरा, लेकिन साथ ही एक नशा भी। अलादिया को फिर पता चल गया तो उसने शहर छोड़ दिया। कहाँ गया? दिल्ली, बदरपुर। एक पल के लिए लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। आजम ने सिर उठाया। हमारे बीच सब वैसे ही चलता रहा। मोबाइल कॉल, छुप छुप कर मिलना। 19 नवंबर को उसका फोन आया। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। अब कहानी उस दिन के करीब पहुंच चुकी थी जिस दिन सब खत्म हो गया। उसने मुझे दिल्ली बुलाया, महाराणा प्रताप बस अड्डे पर। आजम की सांसें थोड़ी तेज हो गई। मैं सुबह 10 बजे पहुंचा। वो वहां पहले से थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो आखिरी बार उसे जिंदा देख रहा हो। वहां से हम जामा मस्जिद गए। आजम की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन हर शब्द जैसे उस दिन की आखिरी परतें खोल रहा था। कमरे में बैठे सभी लोग बिना पलक झपकाए उसे सुन रहे थे। हम सीधे होटल अलदानिश पहुंचे। कमरा लिया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो उस कमरे नंबर 203 के भीतर वापस चला गया हो। शुरू में सब ठीक था, जैसे हर बार होता था। उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। हमने वक्त बिताया, बातें की। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। फिर उसने मुझसे पैसे मांगे। धन सिंह ने तुरंत पूछा, कितने? 10,000। आजम ने सिर झुका लिया। मेरे पास नहीं थे। उसने अपनी उंगलियों को कसकर भींच लिया, जैसे वो उस पल की बेबसी को फिर से महसूस कर रहा हो। मैंने मना किया तो वो गुस्सा हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी आवाज रुक गई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कमरे में बैठे लोगों की नजरें एक दूसरे से टकराई। ये वही बिंदु था जहां एक क्षणिक गुस्सा एक जानलेवा मोड़ ले चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अब उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। मैंने कुछ सोचा नहीं, बस उस पर झपट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, जैसे वो उस हरकत को दोहरा रहा हो। उसके सीने पर बैठ गया और गला दबा दिया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने आवाज को ही बंद कर दिया हो। वो छटपटा रही थी। उसकी आंखें अब खाली हो चुकी थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट, लेकिन वही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध बन गया। और फिर वो शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, यह शांत शब्द इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा था, क्योंकि ये एक जिंदगी के खत्म होने की घोषणा थी। धन सिंह ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ साफ था। यह कोई पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी, बल्कि एक उग्र पल का खौफनाक अंजाम। उसके बाद उन्होंने पूछा। आजम ने सूखी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे उठाया, बाथरूम में ले गया, फर्श पर लिटा दिया। उसके शब्द अब बिना भाव के निकल रहे थे, जैसे वो खुद भी उस घटना से अलग हो चुका हो। उसका पर्स और मोबाइल उठाया। यह सिर्फ घबराहट नहीं थी, यह सबूत मिटाने की कोशिश भी थी। नीचे गया और आधार कार्ड मांगा। क्यों? भागने के लिए। सीधा जवाब। वहां से बस अड्डे गया और पानीपत की बस पकड़ ली। उसने सिर झुका लिया। घर पहुंचकर पर्स फेंक दिया श्मशान की छत पर। मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया। फोन अपने पास रख लिया। हर कदम यह दिखा रहा था कि वो पकड़े जाने से बचना चाहता था,
लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी एंट्री, एक रजिस्टर में लिखी हुई जानकारी उसे वापस वहीं खींच लाएगी। कमरे में कुछ देर तक कोई नहीं बोला। धन सिंह ने फाइल बंद की। कहानी अब पूरी हो चुकी थी। एक लड़की जिसने अपने फैसलों से कई रिश्ते तोड़े, एक आदमी जिसने उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और अंत में एक ऐसा पल जिसने सब खत्म कर दिया। अगले दिन आजम को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम में खामोशी थी, सिर्फ कागजों की सरसराहट और धीमी आवाजें। जज ने केस की गंभीरता को देखते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। आजम को पुलिस हिरासत से निकालकर जब जेल ले जाया जा रहा था, तब उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, न डर, न पछतावा, न गुस्सा, बस एक खालीपन। शायद अब उसे एहसास हो चुका था कि एक पल का गुस्सा उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया है। उधर शबनम उर्फ सोनिया, उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। एक ऐसी लड़की जो कभी अपने सपनों के पीछे भागी थी, जिसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन उसी राह पर चलते चलते वह ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से कोई वापसी नहीं थी। जामा मस्जिद के पास वह होटल आज भी खड़ा है। कमरे अब भी किराए पर दिए जाते हैं। लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कमरा नंबर 203 वह आज भी उस खामोशी को अपने भीतर समेटे हुए है। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक अधूरी कहानी की गूंज अब भी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।